हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पाई टू मोल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग रदरफोर्ड साहब के एटॉमिक मॉडल को देखेंगे, लेकिन उनके मॉडल को समझने से पहले हमें फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को देखना पड़ेगा। हमें मॉडल समझने से पहले उनके द्वारा किया गया जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है उसको समझना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। उसके बाद रदरफोर्ड साहब के एटॉमिक मॉडल को देखेंगे कि उन्होंने बेस्ड ऑन दैट एक्सपेरिमेंट, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, उन्होंने क्या मॉडल प्रस्तुत किए। तो लेट्स बिगिन आवर जर्नी टू अंडरस्टैंड द ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एज इमेजिन बाई रदरफोर्ड साहब। अब हम बात करेंगे रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के दो मेन ऑब्जेक्टिव की, यानी इस एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या था। तो उनका जो पहला ऑब्जेक्टिव था, टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स। इन द स्टार्टिंग ऑफ द 20th सेंचुरीज साइंटिस्ट को ये पता चल गया था कि एटम के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन उनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे है, वो कैसे अरेंज है। एटम के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, उनका अरेंजमेंट कैसा है, इसका उनको कोई क्लियर आइडिया नहीं था। तो रदरफोर्ड और टीम ने सोचा कि चलो अब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, दैट इज नोन एज द फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जिससे हम लोग एटम के अंदर झांकने का मौका मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल के रेस को एक मेटल के सीट, जो ये मेटल का जो सीट था गोल्ड फॉइल था, ये किसका फॉइल था, गोल्ड, एक मेटल की सीट पे अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया और देखा कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स है ये कैसे रिएक्ट करते हैं। ये करने का उनका मेन मकसद था कि एटम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको समझना। और जो उनका सेकेंड ऑब्जेक्टिव था, टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, दैट इज फेमस प्लम पुडिंग मॉडल। तो उस टाइम पे सबसे जो पॉपुलर मॉडल था वो था जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, दैट इज नोन एज द प्लम पुडिंग मॉडल। उनके हिसाब से जो एटम है अपना, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। अपना एटम क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, और इस स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे इम्बेडेड है। जैसे आपने वाटरमेलन में देखा होगा कि जो उसके सीड्स होते हैं वो कहीं कहीं पे ऐसे इम्बेडेड होते हैं। तो जो रदरफोर्ड साहब का जो एक्सपेरिमेंट था, उनका एक सेकेंड ऑब्जेक्टिव था कि थॉमसन साहब के जो मॉडल है उसकी वैलिडिटी को टेस्ट करना। यदि उनका मॉडल सही होता तो ये जो अपना इलेक्ट्रॉन, जो अपना ये अल्फा पार्टिकल्स है, ये मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे सीधे निकल जाते, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है यदि उनका मॉडल ये सही होता तो। लेकिन रदरफोर्ड साहब ने क्या ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए और कुछ कुछ जैसे, और जो कुछ अल्फा पार्टिकल तो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए, एंड वेरी फ्यू पार्टिकल्स रिटर्न टू बैक। जो अपना कुछ पार्टिकल मीन्स 8,000 1 in 8,000 जो पार्टिकल हो अपना पाथ रिवर्ट कर लिए। तो ये उनके लिए एक सरप्राइज था कि यदि थॉमसन साहब का मॉडल सही है तो ऐसा रिएक्शन नहीं होना चाहिए था। यदि थॉमसन साहब का मॉडल सही है तो मोस्ट ऑफ द सारे जो अल्फा पार्टिकल्स हो सीधे निकल जाने चाहिए। तो यहाँ से जो थॉमसन साहब का मॉडल है उनकी वैलिडिटी टेस्ट नहीं हो पाई, वो मॉडल फेल हो गया। तो यहीं से शुरुआत होती है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, दैट इज आल्सो नोन एज द रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल। अब हम लोग बात करेंगे कि रदरफोर्ड साहब और उनकी टीम ने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया। ये जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है इसमें उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में एक गोल्ड की पतली शीट्स ली। ये जो अपना गोल्ड का एक फॉइल लिया जो बहुत थिन थी, ये अल्ट्रा थिन थी, जिसकी थिकनेस अप्रोक्सीमेट 100 नैनोमीटर थी, जो कि सिर्फ कुछ एटम्स मोटी है। तो उन्होंने एक पतली गोल्ड की शीट्स ली और इस शीट्स पे ये जो उन्होंने मेटल का शीट्स लिया, गोल्ड का शीट्स लिया है, इस पे अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया, इस पे अल्फा पार्टिकल से स्ट्राइक करवाया। और ये जो अल्फा पार्टिकल्स कहाँ से निकल रहे थे, इसके लिए उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सोर्स रेडियम का यूज़ किया। तो ये जो रेडियम से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे, ये क्या है, रेडियम। और रेडियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे, उस अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने
ये जो अपना जो गोल्ड का सीड्स था, जो गोल्ड की फॉइल थी, उस पर स्ट्राइक करवाया, उस पर बम्बार्डमेंट कराया, और उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये देखा कि अल्फा पार्टिकल्स इस मेटल से टकराने के बाद कैसे रिएक्ट करते हैं, वो कहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए ये कहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए उन्होंने इस थीन जो ये अपना गोल्ड की सीड्स थी, इसके चारों तरफ एक सीड्स लगाई, और इस सीड्स पे जिंक सल्फाइड का एक लेयर लगा दिया। जिंक सल्फाइड का एक लेयर लगा दिया। जिंक सल्फाइड क्या है? जिंक सल्फाइड बेसिकली एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है। जिंक सल्फाइड क्या है? एक फ्लोरोसेंट मटेरियल। और फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है? जब फ्लोरोसेंट मटेरियल पे लाइट स्ट्राइक करती है, फ्लोरोसेंट मटेरियल पे जब लाइट पड़ती है तो ये ग्लो करते हैं, ये चमकते हैं। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे जिंक सल्फाइड की लेयर लगाई, जिससे पता चल सके कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं मेटल से टकराने के बाद कहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक गोल्ड की पतली चादर ली और उस पर अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट कराया, और ये देखा कि जो अल्फा पार्टिकल्स है वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और इस डिफ्लेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए उन्होंने इसके चारों तरफ एक जिंक सल्फाइड की शीट्स लगाई, जो कि अल्फा पार्टिकल से टकराने के बाद ग्लो होता था। जो अल्फा पार्टिकल जिस पे पड़ते थे वो चमकता था, जिससे उनको ये पता चल जाता था कि अल्फा पार्टिकल्स मेटल से टकराने के बाद कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि रदरफोर्ड साहब ने अल्फा पार्टिकल ही क्यों चूज़ किया। यहाँ पे आप देख रहे हो अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया, तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल ही क्यों चूज़ किया। बीटा भी कर सकते थे, गामा भी चूज़ कर सकते थे, क्योंकि इनके पास भी हाई एनर्जी होती है, बीटा के पास भी हाई एनर्जी होती है। तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल को ही चूज़ क्यों किया। बेसिकली उनका ये जो अल्फा पार्टिकल को चूज़ करने का मकसद ये था कि उस समय तो ये पता ही चल गया था कि उनको जो जे थॉम्सन का प्लंक पुडिंग मॉडल था उसकी वैलिडिटी को भी टेस्ट करना था। तो इसके अंदर क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन काफ़ी हैवी होते हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली 7300 टाइम्स हैवी होते हैं। तो ये जब इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेंगे तो ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगे। और बीटा क्या है, बीटा पार्टिकल क्या है, इट इज़ हाई रेज इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो ये ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेंगे, ये ज़्यादा डिस्टर्बेंस होंगे। बट जो अल्फा पार्टिकल्स है वो काफ़ी हैवी है, तो इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन करने के बाद ये ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होंगे, ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। इसीलिए उन्होंने अल्फा पार्टिकल को चूज़ किया, ना कि बीटा को। अब गामा क्यों नहीं चूज़ किया, इसके भी रीज़न है। गामा का क्या है, गामा हाई एनर्जी तो है, इसकी एनर्जी तो ज़्यादा है, बट इसका पेनिट्रेशन पावर भी ज़्यादा है। और पेनिट्रेशन पावर यदि ज़्यादा होगा तो ये जो यहाँ पे जो जिंक सल्फाइड की शीट्स है, ये इस यहाँ पे फ्लैशेस लाइट जो अपने ग्लो हो रहे थे वो नहीं डिटेक्ट होंगे, और ये इसको पेनिट्रेट करके आगे निकल जाएगा। तो इससे ये पता नहीं चल पाएगा कि ये गामा रेस टकराने के बाद कहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इसका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर किसका है, गामा रेस का है। और गामा रेस न्यूट्रल भी होते हैं, तो यदि गामा रेस न्यूट्रल होंगे तो इसके अंदर जो पॉजिटिव जो अपना पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है इससे इंटरेक्ट भी नहीं कर पाएगा, इससे ये डिफ्लेक्ट भी नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने गामा रेस को चूज़ नहीं किया, क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा थी और ये न्यूट्रल था। और बीटा क्यों नहीं चूज़ किया, क्योंकि इसकी जो मास है, ये बीटा बेसिकली क्या है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन से भी इंटरेक्ट होते हैं, तो ये ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो इसकी वजह से उन्होंने बीटा को भी चूज़ नहीं किया, उन्होंने अल्फा को चूज़ किया, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल भी है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसके चार्ज कितने हैं, +2, और ये इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में काफ़ी हैवी भी है, 7300 टाइम्स। तो बिकॉज ऑफ मास अल्फा पार्टिकल क्यों चूज़ किया, पहला मास ज़्यादा था, दूसरा एनर्जी क्योंकि हाईली एनर्जेटिक भी था, और तीसरा एज कम्पेयर टू गामा रेज इसका पेनिट्रेशन पावर भी कम था। तो इसलिए उन्होंने अल्फा रेज को चूज़ किया, ना कि बीटा एंड गामा को। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे जो उन्होंने ये जो मेटल की शीट्स ली है, ये गोल्ड का ही शीट्स क्यों चूज़ किया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने गोल्ड का ही फॉइल क्यों लिया हुआ है। यहाँ पे वो जो अदर एलिमेंट थे मेटल थे, एल्युमिनियम भी चूज़ कर सकते थे, एल्युमिनियम का भी शीट्स बना सकते थे, सोडियम का भी कर सकते थे,
पोटेशियम का भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या चूज़ किया, उन्होंने चूज़ किया गोल्ड का। क्यों? क्योंकि जो गोल्ड है ये अपना मोस्ट मेलिएबल है। मोस्ट मेलिएबल एलिमेंट क्या है? गोल्ड। मेलिएबल मीन्स जिसको हम लोग थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सके, जिससे हम लोग पतली चादर बना सके। और ये पतली चादर बनाना क्यों जरूरी था? क्योंकि जो रदरफोर्ड साहब है वो एक एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझना चाहते थे। यदि ये थिन शीट्स नहीं होता, मान लीजिए इसकी थिकनेस कितनी है 100 नैनोमीटर, तो 100 नैनोमीटर में लेट सपोज एटम के कितने लेयर आ रहे हैं? 3 लेयर्स आ रहे हैं। तो यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल्स आएगा वो कितने लेयर से इंटरेक्ट करेगा? एटम के 3 लेयर से इसका इंटरेक्शन होगा। और यदि ये मान लो ये थिट्स नहीं होता, इसकी थिकनेस लेट सपोज 500 नैनोमीटर होती, तो अब ये कितने लेयर से इंटरेक्ट करता है एटम के? 3 से ज़्यादा होते, ये 3 से ज़्यादा लेयर होते, तब ये यहाँ से जो अल्फा रेज आएगा वो कितने लेयर से इंटरेक्ट करेगा? 1 2 3 4 5 6 लेयर से इंटरेक्ट करेगा। और जो रदरफोर्ड साहब का मकसद क्या था? एक एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझना, ना कि नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ एटम के स्ट्रक्चर को समझना। उनका मकसद था एक एटम के स्ट्रक्चर को समझना। तो जितना कम से कम हो सके वो एटम से इंटरेक्शन होना चाहिए अल्फा रेस का। तो इसके लिए उनको क्या चाहिए? थिन शीट्स चाहिए, जो जितना पतला से पतला हो सके, जितना थिन से थिन हो सके वो चाहिए। और अपना जो गोल्ड था वो गोल्ड मोस्ट मेलिएबल था, इससे हम लोग बहुत पतली शीट्स बना सकते हैं। इसलिए उन्होंने गोल्ड को चूज़ किया, ना कि अदर एलिमेंट को। यदि आप अदर एलिमेंट को चूज़ करोगे, एल्युमिनियम करोगे, तो भी आपको रिजल्ट दिखेंगे, लेकिन वो एक्यूरेट, उसकी एक्यूरेसी कम होगी एज कम्पेयर टू यदि आप गोल्ड की शीट्स लोगे। नाउ अनदर क्वेश्चन विल अराइज इन योर माइंड इज, आपके एक और डाउट आएगा कि जैसा कि आप इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में देख सकते हैं कि रदरफोर्ड साहब का जो ये सेटअप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रेडियम, जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसको उन्होंने एक लीड के बॉक्स में बंद करके रखा है, एक लीड के बॉक्स में इनकेज्ड किया हुआ है। और यहाँ पे एक नैरो स्लिट्स है, यहाँ पे एक नैरो स्लिट्स है, जिससे ये अल्फा रेज यहाँ से निकल के इस गोल्ड का फॉइल उससे स्ट्राइक कर रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पे इसको लीड के बॉक्स में क्यों बंद रखा है? तो इसका मेन रीज़न ये है कि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है रेडियम, इससे हमें जो हार्मफुल रेज निकलते हैं, गामा रेज निकलते हैं, बीटा रेज निकलते हैं, अल्फा रेज निकलते हैं, तो यदि इसको चारों तरफ से इंकेज नहीं करेंगे तो अपना रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये चारों तरफ से यहाँ से ये जब रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगे, और जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, यहाँ पे जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो डायरेक्ट इसके एक्सपोजर में आएगा, डायरेक्ट इसको गामा रेस और बीटा रेस के एक्सपोजर में आएगा। तो और ये रेस काफ़ी हार्मफुल होती हैं, गामा रेस का हाईली पेनिट्रेटिंग है, तो ये रेस काफ़ी हार्मफुल होती हैं। तो और ये जो अपना लीड बॉक्स है, ये जो रेडियो एक्टिव रेज है, यहाँ से जो एलिमेंट निकल रहे हैं, इसको ये काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पहला रीज़न तो ये है कि ये इसको काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब कर लेता है। सेकेंड रीज़न, जो यहाँ पे जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ये इसके डायरेक्ट एक्सपोजर में नहीं आएगा क्योंकि काफ़ी हार्मफुल होती हैं। और थर्ड रीज़न, ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है, अब ये चारों तरफ ना जाके ये इसका एक मतलब ये पॉइंट सोर्स, ये सारे अल्फ़ा रेज एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये जो अपना हाईली फोकस्ड रेज निकलेंगे, ये जो बीम है ये हाईली फोकस्ड होंगे। अब पहले क्या था, चारों तरफ जाते थे, अब एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो हाईली फोकस्ड और हाईली एनर्जेटिक होंगे। तो इन सब रीजन की वजह से कि जो लीड बॉक्स है, ये जो अपना ये रेज निकलते थे उसको एब्जॉर्व कर लेता था। ये जो एलिमेंट है ये इसके डायरेक्ट एक्सपोजर में नहीं आएगा, और जो पॉइंट ऑफ सोर्स है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी, वो एक ही डायरेक्शन में निकलेगा। तो ये काफ़ी हाईली एनर्जेटिक और इसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। अभी तक हमने देखा है कि रदरफोर्ड साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया। उन्होंने एक गोल्ड की शीट्स ली और उस पर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्टमेंट कराया। ये उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किया। अब हम लोग देखेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड साहब ने क्या ऑब्जर्व किया, उनके टीम ने क्या ऑब्जर्व किया। तो उनका जो पहला ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासेज स्ट्रेट विदाउट डिफ्लेक्शन। इट मीन्स जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स से जो ये अल्फा पार्टिकल्स मेटल के शीट से टकरा रहे हैं, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल जा रहे हैं, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। जैसे उन्होंने क्या देखा कि जैसे ये अपना मेटल का शीट्स है,
ये अपना एटम का लेयर है और इस पे जब अल्फा पार्टिकल से स्ट्राइक कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल से सीधे निकल जा रहे हैं, इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। उनका पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। एंड सेकेंड ऑब्जर्वेशन उनका क्या था, सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल्स। जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से ऐसे जा रहे हैं और स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। ये उनका सेकेंड ऑब्जर्वेशन था कि सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एंड एट स्मॉल एंगल्स। एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन वाज वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अबाउट 1 in 8,000 वर डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल्स, सम इवन बाउंस स्ट्रेट बैक। मीन्स कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, जैसे यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से गया और लार्ज एंगल से यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो गया, ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से स्ट्राइक किया और लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया। और उनमें से कुछ ऐसे भी अल्फा पार्टिकल्स है जो ऐसे सीधे जा रहे हैं और यहाँ से वापस आ जा रहे हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो ऐसे सीधे जा रहे हैं और लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। तो रदरफोर्ड साहब ने 3 ऑब्जर्वेशन देखे। पहला क्या था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट निकल जा रहे हैं, सम अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, एंड वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स या तो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं या सीधे वापस आ जा रहे हैं। तो ये रदरफोर्ड साहब ने ये 3 ऑब्जर्वेशन अपने एक्सपेरिमेंट में देखा। जो उनका गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने ये 3 चीज़ें ऑब्जर्व की। पहला क्या था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passes straight without any deflection, some alpha particles are deflected at small angles, and very few alpha particles 1 in 8,000 were deflected at large angles, and some even bounce straight back। जैसा कि आप ये जो इमेज है, यहाँ पे जो एनिमेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स आया तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे स्ट्राइक हो रहे हैं, ये सीधे निकल रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं मैक्सिमम ग्लो आ रहा है, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, देखिए बस एक अल्फा पार्टिकल्स ये लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लो हो रहा है। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स जो लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे सीधे निकल जा रहे हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जिसे इस इमेज में भी आप देख सकते हैं, ये अपना क्या है, ये अल्फा रेज है, और ये अपना मेटल का शीट्स है, ये अपना क्या है, मेटल का शीट्स है, जो हम लोगों ने जो गोल्ड का शीट्स है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो अल्फा रेज जा रहे हैं, मैक्सिमम अल्फा रेज जो वाइट कलर में है, आप देखिए जो वाइट कलर में वो सीधे जा रहे हैं, और कुछ देखिए ये लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया और ये स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है। ये देखिए ये जो अपना जो वाइट कलर में जा रहे हैं वो सीधे जा रहे हैं। ये देखिए जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स किस कलर में है, वाइट कलर में है। यहाँ पे हमने समझने के लिए इसको वाइट कलर वाला है, ये मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स वाइट कलर में सीधे जा रहे हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स देखिए ये इस लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया, और सम अल्फा पार्टिकल्स ये स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स आप देखोगे, देखिए ये कुछ अल्फा पार्टिकल आप देखो सीधे पीछे चला, ये जो ब्लू कलर का है देखिए ये स्ट्रेट ये पीछे रिवर्ट हो गया, बाउंस बैक हो गया। तो आप यहाँ पे ये इस एनिमेशन से भी समझ सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गो स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, एंड सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल्स, एंड वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, देखिए ये जो ब्लू कलर का देखिए ये पीछे रिवर्ट बैक हो जा रहा है, बाउंस बैक हो जा रहा है। तो बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, उन्होंने जो 3 रिजल्ट देखे थे उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला। तो उनका जो पहला कंक्लूजन क्या था कि एटम्स आर मोस्टली एम्प्टी स्पेस। किस बेसिस पे उन्होंने ये बोला कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या है वो स्ट्रेट निकल जा रहे हैं बिना किसी डिफ्लेक्शन के। इस बेसिस पे उन्होंने कहा कि एटम्स आर एम्प्टी स्पेस। जैसे आप किसी अंधेरे कमरे में जा रहे हो, और यदि अंधेरे कमरे में जा रहे हो और ये उस अंधेरे कमरे में वो पूरा कमरा जो है वो खाली है, उसके बीच में कुछ रखा नहीं हुआ है, तो आप सीधे चले जाओगे बिना किसी डिफ्लेक्शन के, बिना किसी डेविएशन के, आप किसी चीज़ से टकराओगे नहीं। तो उसी आधार पे रदरफोर्ड साहब ने क्या बोला कि जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स है वो मैक्सिमम सीधे निकल जा रहे हैं, इसका मतलब उनके बीच में कोई सिग्निफिकेंट मास या चार्जेस नहीं आ रहे हैं जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन उन्होंने बोला कि एटम्स आर एम्प्टी, एटम्स की जो मैक्सिमम स्पेस है वो क्या है, खाली है। जैसे आप अंधेरे कमरे में गए और ऐसे सीधे निकल जाओगे, यदि आपके बीच में कोई रुकावट नहीं आएगी,
तो एटम, क्योंकि जो कमरा था वो पूरा खाली था, तो इस बेसिस पे उन्होंने बोला कि एटम्स आर मोस्टली एम्प्टी स्पेस। अब इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, इस कंक्लूजन के बेसिस पे जो थॉमसन साहब का मॉडल था कि एटम्स क्या एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और उस पर जो चार्ज है वो इवनली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है, ये मॉडल फेल हो गया। तो प्लंक पुडिंग मॉडल जो थॉमसन साहब का था वो जो रदरफोर्ड साहब का जो पहला ऑब्जर्वेशन था उसके बेसिस पे ये मॉडल फेल हो गया। रदरफोर्ड साहब का सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या था कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसा किस लिए हो रहा है, क्योंकि जो ये अल्फा पार्टिकल्स क्या था, पॉजिटिवली चार्ज था, ये हीलियम न्यूक्लियाई है, ये हीलियम न्यूक्लियाई है, तो ये क्या था, पॉजिटिवली चार्ज था। तो कुछ तो ऐसा यहाँ पे सेंटर में जो कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है, जिससे जब ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज के पास जा रहा है तो पॉजिटिव पॉजिटिव इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। या आपने फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा कि अब सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, और सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। तो जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर में कुछ पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से इनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। जब ये अल्फा पार्टिकल्स इस पॉजिटिव चार्ज के पास में आ रहा है तो पॉजिटिव इनके बीच में रिपल्सन हो रहा है, जिसके बेसिस पे जिसकी वजह से ये स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है। ये अपना ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अल्फा पार्टिकल आया, जैसे जैसे ये इसके नज़दीक बढ़ेगा इनके बीच में रिपल्सन फोर्स इंक्रीज होगा और ये यहाँ से ऐसे दूर चले जाएंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो इस बेसिस पे उन्होंने क्या बोला कि सेंटर में कुछ पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इनका सेकेंड कंक्लूजन क्या था कि एटम्स के सेंटर में कुछ पॉजिटिव चार्ज है और जिसकी वजह से हमारा जो अल्फा रेज है ये स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है। इट इंडिकेट दैट देयर इज सम एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द सेंटर ऑफ द एटम। ये उनका सेकेंड कंक्लूजन था। एंड रदरफोर्ड साहब का थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, जो अपना कुछ अल्फा पार्टिकल्स है वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं या पीछे बैक हो जा रहे हैं। ये वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अबाउट 1 in 1000 तो डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल्स एंड सम इवन स्ट्रेट बैक। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये किसी भारी चीज़ से टकरा रहे हैं। जैसे आप अंधेरे कमरे में जाओगे तो यदि आपके बीच में दीवार आ गया तो आप जिससे उससे टकराओगे आप पीछे हो जाओगे। तो कुछ यहाँ पे ऐसा है जिससे अपना ये अल्फा पार्टिकल्स टकरा रहे हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी क्या था, हैवीली मास था। तो कुछ तो है जिससे वो टकरा रहे हैं और वापस आ जा रहे हैं। तो इसके बेसिस पे उन्होंने क्या बोला कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स किसी भारी चीज़ से टकरा के वापस आ रहा है। इसके बेसिस उन्होंने क्या बोला कि, और जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या था कि जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इट्स प्रूव दैट इंटायर पॉजिटिव चार्ज and most of the masses of the atom is concentrated at center of the atom that is called nucleus। तो दो बेसिस पे, पहला ऑब्जर्वेशन उनका क्या था कि कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स ये पीछे बैक हो जा रहे हैं, लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स पीछे रिवर्ट बाउंस बैक हो जा रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ हैवीली मार्ज्ड है, कुछ डेंस पार्टिकल है जिसकी वजह से हमारा पीछे बैक हो जा रहा है और लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो बेस्ड ऑन दिस टू ऑब्जर्वेशन उन्होंने बोला कि जो एटम्स का इंटायर मास है वो कहाँ पे है, और वो सेंटर पे है, सेंटर पे कंसंट्रेटेड है और वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो बेस्ड ऑन दिस टू ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड साहब ने ये बोला। तो रदरफोर्ड साहब ने कितने कंक्लूजन दिए, 3 उनका कंक्लूजन। रदरफोर्ड साहब ने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे क्या कंक्लूजन निकाला, उनका पहला कंक्लूजन क्या था, एटम्स आर मोस्टली एम्प्टी स्पेस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स सीधे पास हो जा रहे थे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। और सेकेंड ऑब्जर्वेशन उनका जो सेकेंड कंक्लूजन था, देयर इज स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर, क्योंकि जो सम अल्फा पार्टिकल्स वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे और अल्फा पार्टिकल क्या थे, पॉजिटिवली चार्ज थे। तो कुछ पॉजिटिव चार्ज से इंटरेक्शन हो रहा था जिसकी वजह से ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ड्यू टू रिपल्सन वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। और तीसरा कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपना न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, जैसे अपना सोलर सिस्टम चलता है।
क्योंकि थॉमसन साहब ने तो ये बता ही दिया था इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। ठीक, हमें तो उस टाइम तक पता चल गया था इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो अपना जो रदरफोर्ड साहब ने क्या बोला, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे कुछ मास है और इसके चारों तरफ अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा है। जैसे अपना सोलर सिस्टम क्या है, सेंटर में अपना सन है और इसके चारों तरफ अपना क्या, ये जो प्लेनेट इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रहा है। बेस्ड ऑन दिस रदरफोर्ड साहब ने क्या बोला कि सेंटर में अपना न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ अपना ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, और इनके जो बीच में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव, अपना न्यूक्लियस क्या है पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एज ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है। और उनका फोर्थ कंक्लूजन क्या था कि एटम्स का जो मास है, जो एटम्स का मैक्सिमम मास है वो सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। एटम्स का जो मैक्सिमम मास है वो सेंटर पे कंसंट्रेटेड है इस न्यूक्लियस के अंदर। तो उन्होंने बोला कि सेंटर पे एक कंसंट्रेटेड मास है जो पॉजिटिवली चार्ज है, और इस कंसंट्रेटेड मास को उन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस। तो ये इन्होंने 4 कंक्लूजन दिए। अब उनका मॉडल हम लोग फाइनल मॉडल क्या है, तो रदरफोर्ड साहब ने अपना फाइनल एटॉमिक मॉडल किया। देख अपना जो फाइनल उनका एटॉमिक मॉडल क्या था, एटम्स आर मोस्टली एम्प्टी स्पेस, सेकेंड इज देयर इज स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर, एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन, एंड फोर्थ इज न्यूक्लियस कंटेन्स मोस्ट ऑफ द एटम्स मासेज। तो रदरफोर्ड साहब ने अपना एटॉमिक मॉडल क्या दिया कि एटम्स क्या है, एटम्स ये अपना एटम है, इसके सेंटर पे सारे जो एटम्स के मास है मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द मास इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम, और ये जो इसको क्या बोला न्यूक्लियस, इसको क्या बोला न्यूक्लियस, और ये पॉजिटिवली चार्ज, ये क्या है पॉजिटिवली चार्ज, और ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है ये इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, जैसे अपना सोलर सिस्टम है कि सन के चारों तरफ अपना प्लेनेट ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, उस वैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहे हैं। तो ये अपना रदरफोर्ड साहब का एटॉमिक मॉडल यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप वाचिंग, कीप लर्निंग। और यदि आपको रदरफोर्ड साहब का जो एटॉमिक मॉडल है वो अच्छे से समझ में आ गया, तो यदि आपको ये कंटेंट समझ में आया ये और ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो नए वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू अगेन।